नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज इवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा आज की क्लास में हमने करना है क्या, टाइप्स ऑफ एसेस करना है। और कल हमने क्या क्या कवर किया था? कल हमने कवर किया था एसेस। एसेस टॉपिक में क्या क्या कवर किया था? पहले ये तीनों फिगर्स हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने व्हाट इज एसे, एसे क्या है, किस टर्म से डिराइव हुआ है, फ्रेंच टर्म्स एसआई से डिराइव हुआ है, ये सारा डिस्कशन किया था। फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ एसे हमने करा था डिस्कस। फादर ऑफ एसे कौन है? दैट इज मिसाइल डी मॉन्टेन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, दैट इज कौन है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज? फ्रांसिस बेकन। उसके बाद we have discussed the prince of essays, that is चार्ल्स लैम्ब। तो ये तीनों फिगर्स हमने अच्छे से डिस्कस की थी। उसके बाद आज हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेज। तो एसेज में बी क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज सच एज फॉर्मल, इनफॉर्मल, पर्सनल, इम्पर्सनल, डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट्स एंड स्टाइल। जो बात मैंने कही वही इसमें लिखी है कि जो एसेज हैं वो डिफरेंट होते हैं किस पे? स्टाइल से और उनके सब्जेक्ट पे के बेसिस पे। चलते हैं बेटा फॉर्मल एसेज की तरफ। अब फॉर्मल एसेज होते हैं ना बेटा, जब हम किसी के साथ फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल जैसे हम बॉस के साथ फॉर्मल होते हैं तो हम एक डिग्निटी के साथ बात करते हैं। हम एक फॉर्मल कैसे बात करते हैं? हम एक प्रॉपर कोट शर्ट पैंट में होते हैं, फॉर्मल उसमें होते हैं। और जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम काफी इनफॉर्मल होते हैं। वैसे ही एसेस के साथ होता है। जब हम फॉर्मल एसेस लिखते हैं तो वो थोड़ा डिग्निटी से लिखते हैं, थोड़ा सीरियसनेस से लिखते हैं। तो फॉर्मल एसेस में थोड़ी डिग्निटी होती है, थोड़ा सीरियसनेस होती है, थोड़ा कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रॉपर वे में। क्यों? क्योंकि हम एक फॉर्मल काम कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो फॉर्मल एसेस होते हैं दे हैव द क्वालिटीज, उनमें क्वालिटी होती है, दे हैव द क्वालिटी ऑफ डिग्निटी। उसमें क्वालिटी होती है किसकी? डिग्निटी की, फॉर्मल एसेस में। ठीक है। सीरियस इन पर्पस, दे आर सीरियस इन पर्पस। ठीक है। और सीरियस होते हैं पर्पस में, डिग्निटी की क्वालिटी होती है और इनमें लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे हैव लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मींस दे हैव कोहेरेंस, कोहेरेंस होती है उसमें। इट मींस दे हैव कोहेरेंस। ठीक है। अब और क्या होता है इसमें? एक बेटा क्रिटिकल बुक है। जो भी बेटा क्रिटिक्स लिखेंगे, क्रिटिक्स अपने रिव्यूज देंगे तो वो पॉइंट तुम्हारे बनाएंगे इन अ प्रॉपर वे, ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सीरियस मैटर पे। जो तुम्हारा प्रॉपर वो होगा, क्रिटिक तैयार करेंगे उस पे प्रॉपर अपने रिव्यूज। तो एक क्रिटिकल बुक जो होती है रिव्यू की, वो भी किस में आती है? फॉर्मल में आती है। ठीक है। तो क्रिटिकल बुक ऑफ रिव्यूज, critical book of reviews, ठीक है, comes also comes in the category of formal essays। ठीक है, critical book of reviews। तो ये था किसके बारे में? फॉर्मल एसेस के कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए। अब चलते हैं बेटा किसकी तरफ? इनफॉर्मल एसेस की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनफॉर्मल एसेस। ये जो इनफॉर्मल एसेस है बेटा, इनको एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? इनको हम ट्रू एसेस भी कहते हैं। इनफॉर्मल एसेस यानी ट्रू। सो बेसिकली ये ट्रू एसेस होते हैं। ठीक है। ट्रू एसेस मतलब कि ये सच्चाई बयां करते हैं। जब हम किसी के साथ इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल वे में रहते हैं, तो चाहे हम अपने दोस्तों के साथ हो, अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ हो, तो वहां हमारी सच्चाई निकल के आती है, हमारा सच्चा बिहेवियर आता है। तो वैसे ही जो इनफॉर्मल एसेस होते हैं वो ट्रू को बयां करते हैं, यानी उसमें काफी सच्चाई होती है। अपने दे आर लाइक
दे आर मॉडरेटली ब्रीफ एसेज। ये मॉडरेटली ब्रीफ होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं होते, मॉडरेटली ब्रीफ एसेज होते हैं और इंस्ट्रक्टिव होते हैं नेचर में, कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस को बयां करते हैं। सो दे आर बेसिकली क्या होते हैं, ये मॉडरेटली ब्रीफ एसेज होते हैं। दे आर मॉडरेटली ब्रीफ एसेज, मॉडरेटली ब्रीफ इंस्ट्रक्टिव एसेज। ठीक है, इंस्ट्रक्टिव एसेज। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे सच एज बेकन्स, सच एज बेकन्स। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनल एसेज किसके, चार्ल्स लैम्ब के। जो भी हम पर्सनल लिखेंगे, कुछ अपनी पर्सनल चीजें लिखेंगे, तो वो भी तो ट्रू को ही बयां करेगी ना, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो वो बातें भी तो ट्रू ही होंगी, वो भी तो सच को बयां करेंगी। दे आर ऑल्सो इनफॉर्मल। तो पर्सनल एसेज बाय चार्ल्स लैम्ब इसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पर्सनल एसेज सच एज चार्ल्स लैम्ब्स। ठीक है, और एक होते हैं पीरियोडिकल्स। ठीक है, पीरियड एंड एग्जांपल इसका एक और है पीरियोडिकल्स, वो किसके होते हैं, सच एज एडिसंस, जोसेफ एडिसंस, जोसेफ एडिसंस एसेज। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं किस पे बेटा, पर्सनल एसेज पे। सो बेटा ये जो पर्सनल एसेज होते हैं, इन्हें कहा जाता है सब्जेक्टिव एसेज, इनको सब्जेक्टिव एसेज भी कहा जाता है। सो द पर्सनल एसेज आर आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव एसेज, इनको सब्जेक्टिव एसेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बेटा कैसे होते हैं नेचर में, इनकी नेचर कैसे होती है, ये ईगोटिस्टिकल होते हैं नेचर में। ईगोटिस्टिकल यानी जो पर्सनल एसेज होते हैं वो ईगोटिस्टिकल, यानी आई 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 की बातें करते हैं, खुद की बातें, ईगोटिस्टिकल। ठीक है, एंड ऑल्सो ईगोटिस्टिकल नेचर में होते हैं। और जब पर्सनल है तो अपनी बायोग्राफी को नहीं, ऑटोबायोग्राफी को बयां करेंगे। सो दे आर ऑटोबायोग्राफिकल इन द नेचर। ये ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं नेचर में, ईगोटिस्टिकल होते हैं नेचर में। और भी मैं इसके बहुत सारे फीचर्स आपको भी बताऊंगी। दे आर ईगोटिस्टिकल इन नेचर, दे आर ईगोटिस्टिकल इन नेचर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। और इसका इस टाइप ऑफ एसेस के चीफ किसको माना जाता है, क्योंकि जिन्होंने इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया पर्सनल एसेस को, उसको इसका चीफ माना जाता है। तो पर्सनल एसेस का सबसे ज्यादा मतलब बेहतर यूज किया चार्ल्स लैम्ब ने। सो ही इज कॉल्ड द चीफ ऑफ दीज काइंड ऑफ एसेस। सो क्या लिखेंगे बेटा, हम इसमें लिखेंगे दैट चार्ल्स लैम्ब इज कॉल्ड, Charles Lamb is the chief of these kind of essays। चार्ल्स लैम्ब को इन काइंड ऑफ एसेस का चीफ कहा जाता है। ये चीफ थे और इन्होंने बहुत सारे पर्सनल एसेज लिखे थे, और जो इनकी पूरी वॉल्यूम कलेक्शन थी पर्सनल एसेज की, उनका उसका नाम था एसेज ऑफ इलिया। सो क्या लिखेंगे हम, हिज वॉल्यूम ऑफ essays, his volume of essays is
एसेज ऑफ इलिया। और बेटा ये जो इलिया नाम है ना, ये पता है कहाँ से मिला था इन्हें? ये इनका पेन नेम था, यानी कि राइटिंग के समय ये इलिया के नाम से लिखते थे। और ये नाम इन्हें पता है कहाँ से सजेस्ट हुआ था? एक ना साउथ सी हाउस था, ठीक है, साउथ सी कंपनी थी। साउथ सी कंपनी में बेटा ये ना काम करते थे, वहां पे एक क्लर्क था, उस क्लर्क का नाम था थॉमस इलियस। उस क्लर्क का नाम था थॉमस इलियस, ठीक है। ये उनके साथ काम करता था साउथ सी कंपनी में, चार्ल्स लैम्ब के साथ। साउथ सी कंपनी में क्लर्क था थॉमस इलियस, और इसी इलियस के नाम से इनको आइडिया मिला, इन्होंने अपना नाम इलिया रखा और इलिया के नाम से ही स्टार्टेड राइटिंग द एसेज। तो इस तरह चार्ल्स लैम्ब को आइडिया मिला इलिया नाम, पेन नेम, सूडोनेम यूज करने का, ठीक है। कि पर्सनल एसेज जो है उसको दो और राइटर्स ने यूज किया था। और वो दो राइटर्स कौन कौन से? एक तो विलियम हेजलेट और दूसरा एसटी कॉलरिज। कि ये दो राइटर्स थे जिन्होंने, और दो राइटर्स मैंने आपको बता दिए चार्ल्स लैम्ब के अलावा, जिन्होंने पर्सनल एसेज का यूज किया। अब चलते हैं इम्पर्सनल एसेज की तरफ। एसेज बेटा ये ऑब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, तो इनको क्या कह सकते हैं? इम्पर्सनल है तो क्या होते हैं बेटा ये? दे आर इम्पर्सनल एसेज, सो दे आर ऑब्जेक्टिव इन द नेचर। दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। They are objective in nature and और they are didactic। ये क्या होते हैं? डायडेक्टिव होते हैं, यानी शिक्षाप्रद होते हैं। और क्या होते हैं बेटा? दे आर डायडेक्टिव, दे आर फिलोसॉफिकल होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक होते हैं, पिथी होते हैं, ठीक है, पिथी एंड पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेकन के बारे में बात करते हैं कि बेकन के जो एसेज हैं उनको इम्पर्सनल कहते हैं। सो इसी कैटेगरी में आते हैं, इम्पर्सनल एसेज की कैटेगरी में आते हैं क्या? बेकन एसेज। सो हिज एसेज, बेकन के जो एसेज हैं, बेकन एसेज आर इम्पर्सनल इन नेचर, आर इम्पर्सनल एसेज, ठीक है। और जो उनके एसेज होते हैं, दे आर कॉल्ड अ हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, ठीक है। दे आर अ हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, सिविल, मॉरल एंड काउंसिल। सो हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, सिविल, moral and council, civil, moral and council and his and disperse meditation। और क्या करते हैं ये? डिस्पर्स करते हैं, दे डिस्पर्स मेडिटेशन। डिस्पर्स मेडिटेशन का क्या मतलब है बेटा? विचार, उनके एक्सपीरियंस इतने डिस्पर्स है, उनके जो विचार, उनके जो एक्सपीरियंस है इतने डिस्पर्स है कि वो शो होते हैं उनके एक्सपीरियंस किसके अंदर? उनके एसेस के अंदर। तो ही, और ये जो बातें हैं उन्होंने अपने बारे में खुद स्टेट की हैं कि उनके जो एसेस है प्रैक्टिकल है, सिविल है, मॉरल है, काउंसिल है, डिस्पर्स मेडिटेशन करते हैं, स्टेटेड बाय हिमसेल्फ। और ये बातें उन्होंने खुद ही बोली हैं, स्टेटेड बाय हिमसेल्फ, ठीक है। इनका जो लिखने का जो स्टाइल था, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। बेकन का जो स्टाइल है,
लिखने का वो कैसा है, अलंकारिक भाषा का यूज करते हैं ये। इनकी जो फेमस स्टाइल है वो है एफोरिस्टिक स्टाइल। सो his style is his style of writing is his style is एफोरिस्टिक। एफोरिस्टिक स्टाइल है उनका राइटिंग का, ठीक है। हिज स्टाइल इज एफोरिस्टिक। अब चलते हैं किसकी तरफ, बेकन के बारे में और जान लेते हैं। क्या कि बेकन को क्या क्या कहा गया है। बेकन को कहा गया है मीनेस्ट, वाइजेस्ट और ब्राइटेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, बेकन के बारे में क्या कहा गया है। सो बेकन वॉज कॉल्ड द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। सो बेकन वॉज कॉल्ड वाइजेस्ट, ठीक है, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड बाय अलेक्जेंडर पोप। किसके द्वारा कहा गया है, बाय अलेक्जेंडर पोप। तो ये बात इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि इन्हें क्या क्या कहा गया है। इन्हें वाइजेस्ट कहा गया, ब्राइटेस्ट कहा गया, मीनेस्ट कहा गया ऑफ मैनकाइंड बाय द अलेक्जेंडर पोप। ये बातें कही गई हैं बेकन के बारे में। क्योंकि मैं बेकन की चर्चा कर रही थी तो ये जो लाइन है जो एक अलेक्जेंडर पोप ने बोली है बेकन के बारे में, मैंने बता दी जाके एग्जाम में ये पूछ ले कि हु सेड दिस अबाउट बेकन, किसने बेकन के बारे में कहा है that Bacon was called the wisest, brightest, meanest of mankind। किसने कहा है? So it is said by Alexander Pope। बेकन की चर्चा पूरी कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं बेटा, बेकन के जो एसेज है, बेकन के जो ऐसे हैं वो टोटल कितने हैं बेटा, 106 ऐसे हैं, ठीक है। 106 ऐसे हैं जिसमें से पहले, दूसरे और तीसरे एडिशन में छपे हैं। तो पहले एडिशन में कितने छपे, 10, उसके बाद 38 और उसके बाद 58, ठीक है। ये फर्स्ट एडिशन था इनका, ठीक है। ये सेकेंड एडिशन था और ये थर्ड एडिशन था। पहला था 1597, पहला एडिशन था इनका कब, 1597 में। सो फर्स्ट एडिशन इन 1597, उसके बाद 1612 में सेकेंड एडिशन था और थर्ड 1625 में। तो ये 3 एडिशन इनके आए थे और 106 जो इनके एसेज हैं वो 3 वॉल्यूम में छपे थे, ठीक है। पहले वॉल्यूम में 10 छपे थे, दूसरे वॉल्यूम में 38 छपे थे और थर्ड वॉल्यूम में 58 एसेज छपे थे। टोटल 106 एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन, ठीक है। अब इनके बेटा जो क्या कहते हैं, कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी, ठीक है। फेमस एग्जाम्पल्स इम्पर्सनल एसेज के, ठीक है। फेमस एग्जाम्पल्स कौन कौन से इम्पर्सनल एसे के, पहला ऑफ स्टडीज इसका एग्जाम्पल है और ये किसका है, फ्रांसिस बेकन का है। फर्स्ट वॉल्यूम में छपा था उनकी, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बेकन्स एसेस, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बेकन्स एसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था ऑफ एडवर्सिटी। ऑफ एडवर्सिटी एक ऐसे था इम्पर्सनल और वो छपा था इनकी थर्ड वॉल्यूम में, थर्ड वॉल्यूम ऑफ एसेस में, ठीक है। ऑफ स्टडीज बेटा बैक जाके आप देख सकते हैं, मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ टोटली, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। एक बार जब बेकन पढ़ ही रहे हो तो एक बार बैक जाके देख लीजिए, दोबारा से ऑफ स्टडीज को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं पीरियोडिकल एसेस की तरफ। बेटा पीरियोडिकल एसेस का क्या मतलब है, किसी निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए पर ये पब्लिश्ड होते हैं, जैसे कि आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 30 डेज, तो दे आर कॉल्ड पीरियोडिकल एसेस एंड दे वर फेमस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे और ये पब्लिश किस में होते थे, दे वर पब्लिश्ड इन द जर्नल्स, मैगजीन्स, उनमें ये पब्लिश्ड होते थे, ठीक है। सो पीरियोडिकल एसेस के बारे में अगर लिखे तो दे वर पब्लिश्ड इन लोकल जर्नल्स। कौन से एसेस थे, दे वर पब्लिश्ड इन
ठीक है, पब्लिश्ड इन लोकल जर्नल्स, ठीक है, लोकल जर्नल्स में पब्लिश्ड होते हैं ये, ठीक है, और किस दौरान ज्यादा पब्लिश्ड हुए थे, इन 18th सेंचुरी, ठीक है, इन 18th सेंचुरी। और बेटा इनकी ये किस तरीके की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते थे, ये प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते थे जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और रिलीजियस मुद्दे हो गए, तो इन सब पॉलिटिकल मुद्दे हो गए, इन सब मुद्दों को ये हाईलाइट करते थे। तो क्या लिखेंगे, दैट दीज मे बी ऑन पॉलिटिकल, these may be on political, religious, economical problems, ठीक है। अब बेटा इसके चीफ ऑथर थे जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन ने पीरियोडिकल्स काफी ज्यादा लिखे थे और इसके उनको माना जाता है इसके चीफ ऑथर, ठीक है। सो जोसेफ एडिसन वाज द चीफ ऑथर। तो क्या लिखेंगे, जोसेफ एडिसन इसके चीफ ऑथर थे। तो जो एडिसन का पीरियोडिकल था उसका नाम था एडिसन्स पीरियोडिकल एसेस आर, क्या नाम था पीरियोडिकल एसेस का, दे आर स्पेक्टेटर्स, ठीक है। ये जोसेफ एडिसन के पीरियोडिकल्स का नाम था स्पेक्टेटर्स क्लब, जिसमें उनके छपते थे जोसेफ एडिसन के पीरियोडिकल्स, ठीक है। और दूसरा कौन थे, दूसरे थे रिचर्ड स्टील्स की, जिनके थे टेटलर, रिचर्ड स्टील्स पीरियोडिकल एसेस का नाम था टेटलर के नाम से थे। और जो डॉक्टर जॉनसन के द रैम्बलर एंड आइडलर, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन के क्या थे, डॉक्टर जॉनसन द रैम्बलर एंड द आइडलर, ठीक है। सो डॉक्टर जॉनसन के क्या थे, द रैम्बलर एंड द आइडलर, ये था अबाउट द पीरियोडिकल एसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अब आगे चलते हैं ऑटोबायोग्राफी की तरफ, ठीक है। क्योंकि बेटा आज का समय समाप्त हो गया है और मैंने आज काफी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, तो कल चलेंगे ऑटोबायोग्राफी करेंगे कल, उसके बाद बायोग्राफी पे करेंगे, देन मेमायर करेंगे एंड क्रिटिकल रिव्यूज, आफ्टर दैट क्रिटिक एंड क्रिटिसिज्म। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुमारो, ये टॉपिक्स कल के लिए हैं। तो धन्यवाद सबका। आप मेरे चैनल को देख सकते हैं A1 इंग्लिश 360 डिग्री को YouTube पे, और डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप, परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्स को। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर।